दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि ओमिक्रॉन संकट के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए थे। नीतीश कुमार ने ये बात डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ साथ बिहार में भी तीसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर मेडिकल स्टाफ ने विभिन्न तैयारी की है। जब कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक बिहार के सभी पार्कों को और चिड़ियाघर को बंद रखेंगे। नए साल के जश्न पर भी रोक है। बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में नाइट कर्फ्यू को लेकर बयान दिया था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि इसी बीच पटना और गया जिला एक बार फिर से कोरोना का हॉट स्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। जब कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं उनमें 10 सिर्फ पटना में है, जबकि गया में 17 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में 4, मुंगेर में 3, किशनगंज में 2, मधुबनी में 1, पूर्णिया और रोहतास में एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। जब बिहार में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हो गई है 155। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, गया, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, अरवल जिले में मंगलवार की शाम से लेकर देर रात तक जमकर बारिश हुई। आज देर रात तक जमकर बारिश हुई। जब बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से कनकनी बढ़ गई है। हालांकि कल सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल, मधेपुरा में भी हल्की बारिश हुई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शीत दिवस और इसके बाद कल शुक्रवार से प्रदेश भर में यानी कि पूरे बिहार में घने कोहरे की चादर बिछने के आसार है। साल 2022 का आगाज कोहरे से होगा। नए साल में शीतलहर की शुरुआत का पूर्वानुमान है। जब मंगलवार को दोपहर बाद से मौसम ने अचानक करवट ली है। आसमान में बादल छा गए हैं। जब तेज पूर्वैया चलने से वातावरण में ठंड महसूस की जाने लगी है। जब बिहार के दक्षिणी मध्य जिलों में पटना, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा में आज भी बारिश होने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान में तेजी से कमी आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कारखानों, मिलों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और कामगारों के लिए खुशखबरी है। अब मजदूरों को उनके घर आने जाने के लिए किराया देंगे। इसके अलावा इन कामगारों की सुरक्षा के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया फैक्ट्री या फिर कंपनी मालिक के द्वारा किया जाएगा। ये योजना ऐसे प्रवासी कामगारों के लिए लाई गई है जो दूसरे राज्यों से बिहार में काम करने के लिए आते हैं। नए श्रम कानून के तहत ये सुविधा कामगारों को दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक नए श्रम कानून के तहत साल में एक बार प्रवासी कामगारों को घर आने जाने का किराया मिलेगा। यह श्रम संसाधन विभाग ने दूसरे राज्यों के प्रवासी कामगारों के लिए यह व्यवस्था की है, ताकि उनको कभी किसी तरीके का परेशानी ना हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ है तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अब घर बैठे आप अपने आधार कार्ड की गलती में सुधार कर सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि अपडेट करने के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करना होगा। इस बारे में UIDAI ने एक ट्वीट करके कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ नए साल पर चिड़ियाघर समेत सभी पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं। खबर के अनुसार एक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक चिड़ियाघर समेत सभी पार्क और उद्यान को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच नव वर्ष की यानी कि नया साल की पूर्व संध्या तथा प्रथम दिवस को होने वाले आयोजन को लेकर सर्वाधिक स्थल पर भीड़ एकत्रित होने की संभावना है। इसे देखते हुए फैसला लिया गया है। वही सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों और कार्यक्रमों के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में बिहार का स्वास्थ्य विभाग इतना बेहतर हो गया है कि उन्होंने प्रकृति को भी गलत साबित कर दिया है। जहां एक महिला बच्चे को पैदा करने में 9 माह का समय लगाती है, वहीं बिहार में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने चमत्कार करते हुए एक महिला को
3 माह में 2 बार डिलीवरी करवा दी। जब दोनों ही बार महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। अब मामला सामने आने पर हर कोई हैरत में पड़ गया है कि आखिर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ऐसा कैसे हो गया है। दरअसल मामला समस्तीपुर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां उजियारपुर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी का है। यहां एक महिला ने आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर 9 महीने के बजाय महज 3 महीने के अंदर ही 2 बार मां बन गई है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने इस पर गौर तक नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि महिला ने दोनों बार उजियारपुर पीएचसी में ही प्रसव करवाया था। इसके बावजूद भी ना तो डॉक्टरों ने और न ही किसी अन्य अधिकारी इस फर्जीवाड़े को पकड़ा है। जब स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड के अनुसार भ्रष्टाचार के आरोपी महिला उजियारपुर प्रखंड की हरपुर रेबारी गांव की रहने वाली है। दरअसल 102 दिन के अंतराल में ही 2 बार प्रेग्नेंट होकर 2 बच्चों को जन्म देने की पीछे सरकार द्वारा दी जाने वाली महिला जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाला लाभ है। इसी की चाहत में आशा कार्यकर्ता के साथ मिली भगत करके भ्रष्टाचार की इस घटना को अंजाम दिया है। मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हरकंप मच गया, जहां पहले बच्चे के जन्म के बाद महिला को जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत राशि प्रदान की गई थी। मामला उजागर होने के बाद सीएस डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली की घटना के बाद आज बिहार के डॉक्टरों ने ब्रेक डे मनाया, जहां आक्रोशित डॉक्टरों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। वहीं डॉक्टरों ने बताया है कि काम बाधित नहीं है, केवल प्रोटेस्ट है। अगर बात नहीं मानी जाएगी तो फिर वे इमरजेंसी सेवा को पूरी तरीके से ठप कर देंगे। सुबह से आक्रोशित डॉक्टरों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आपको बता दूं कि दिल्ली में डॉक्टरों पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर डॉक्टर गुस्से में है। डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने डॉक्टरों को अपमानित किया है। इस विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जूनियर डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएमसीएच में भी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक पूरे मामले में केंद्र सरकार इस मामले में सफाई नहीं देती है, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार वाराणसी में हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना पर काम कर रही है। इसी को लेकर संबंधित विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार वाराणसी से बिहार के बक्सर, आरा, पटना, बिहार शरीफ, नवादा होते हुए हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसको लेकर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ने संबंधित जिले के जिला पदाधिकारियों को पत्र लेकर उनसे डीपीआर बनाने में सहयोग मांगा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार देश के अलग अलग रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कई जगहों पर डीपीआर तैयार किया जा रहा है, तो फिर कुछ जगहों पर तैयारी कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देश के प्रमुख शहरों को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के हर नागरिक को इंटरनेट सुविधा और ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर में अब हर घर तक फाइबर टू होम टेक्नोलॉजी से इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। तिलक मांझी चौक से कचहरा मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर पाइप बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। शहर में 8 किलोमीटर की सड़क पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि ईडी ने एक महिला आईपीएस और आरपीएफ में अधिकारी उनके पति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी पटना झारखंड और कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रिया दुबे और उनके आरपीएफ अधिकारी पति संतोष दुबे की रांची और दिल्ली में स्थित संपत्ति जब्त कर ली गई है। जब्त संपत्तियों का मूल्य 1,46,00,000 रुपए है। आपको बता दूं कि प्रिया दुबे फिलहाल आईजी ट्रेनिंग के पद पर पदस्थापित हैं। दोनों के खिलाफ पहले से ही सीबीआई की जांच चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों समेत तमाम शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। साथ ही साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, जिसका पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं कि कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2022 से उनके काम के दिन कम हो सकते हैं। जब देश में वर्क कल्चर बदल सकता है और कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन छुट्टी मिलेगी, यानी कि कर्मचारियों की छुट्टी शुक्रवार से रविवार तक रहेगी। यही नहीं, अगर ऑफिस में 15 मिनट भी ज्यादा काम किया है तो फिर उसका ओवर टाइम पैसा कंपनी को देना होगा। मगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। इन लेबर कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार किसानों के फसल को नुकसान करने वाले नील गायों यानी कि जंगली गाय को अब नसबंदी कराकर उनको वनों में यानी कि जंगलों में छोड़ने का निर्णय लिया है। यह नील गाय किसानों के फसल को नुकसान करने के साथ साथ बड़ी संख्या में बच्चे का प्रजनन भी करते हैं। ऐसी स्थिति में लगातार इनकी संख्या दुगुनी से 4 गुनी हो जाती है। अब सरकार इनके नसबंदी कराने की योजना बना रही है। डॉक्टरों की विशेष टीम सभी जिलों का मुआयना करके वहां से नील गायों की नसबंदी भी ऑन द स्पॉट करेगी। वन विभाग ने इसको लेकर एक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। खासतौर पर उत्तर बिहार और सीमांचल के क्षेत्र में नील गायों का काफी आतंक है। जब विधानसभा में भी कई माननीय सदस्यों ने भी नील गाय से किसानों की होने वाली क्षति को लेकर सवाल उठाया था। इसके बाद वन पर्यावरण विभाग एक्शन मोड में है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हफ्ते भर बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन में सामने आ गए हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मांझी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, जहां उन पर बयानबाजी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी ने जो विवादित बयान दिए हैं उस पर उन्होंने माफी भी मांग ली है। उनके बयान को ज्यादा तुल्य नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को धमकी देने वालों पर भाजपा ने निलंबन करके कार्रवाई की है। जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर बुलाकर ब्राह्मणों को सम्मान के साथ भोजन कराया है और दक्षिणा देकर विदा किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कल आपको केडीबी लैब के माध्यम से एक खबर बताया गया था। खबर यह था कि पति ने अपनी पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करा दी। जी हाँ, अब खबर यह है कि पत्नी और प्रेमी की शादी की वायरल वीडियो को देखकर लोग जिस फिल्मी कहानी को असलियत से जोड़कर देख रहे थे, बिहार लौटे शख्स ने जब हकीकत सुनाई तो फिर सभी सन्न रह गए। मामला प्रेम कहानी का नहीं बल्कि हथियारों के दम पर धमकाने का निकला। जब पति विकास दास का आरोप है कि कई हथियारबंद गुर्गे ने उसे निशाने पर ले रखा था। इस कारण उसे कहना पड़ा कि वह खुद की इच्छा से अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद की गई पड़ताल की हकीकत सामने आ गई है। जहाँ विकास को वही सब कहना पड़ा जो उससे कहलवाया गया। यह घटना 26 दिसंबर को बेंगलुरु में हुई है। विकास का कहना है कि वह पहले सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। उसकी शादी 2 साल पहले जमुई जिले के एक गांव में निधि के साथ हुई थी। जो आपको निधि नाम बताया गया है, यह काल्पनिक नाम है, ठीक है। यह शादी के बाद वह अपनी पत्नी को बेंगलुरु ले गया। जब लड़की का परिवार बेंगलुरु में ही रहता है, वहां वह अपनी मां के साथ दूसरी कंपनी में काम करने जाती थी। कोरोना काल में सिक्योरिटी एजेंसी बंद होने के बाद विकास डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। इधर निधि अपनी कंपनी में जमुई जिले के झाझा प्रखंड के जमुकाबर गांव के सचिन कुमार से संपर्क में आई। दोनों के बीच अतरंग रिश्ते बन गए। जब दोनों का एक फोटो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इसको लेकर जब विकास ने निधि से पूछताछ की तो फिर उसका प्रेमी अपने 8-10 हथियारबंद दोस्तों के साथ विकास के पास पहुंचा, जहां उसने विकास को बंधक बनाकर वीडियो बनवा लिया। वीडियो में विकास से कहलवाया गया है कि वह खुद की इच्छा से अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से के साथ करवा रहा है। जब वीडियो में भी पीछे से किसी के धमकाने की आवाज आ रही है। इसके बाद प्रेमी ने शादी के इस वीडियो को वायरल कर दिया। जब विकास काफी डरा हुआ है, लेकिन कहता है कि स्थिति सामान्य होने के बाद वह पुलिस में इसकी शिकायत करेगा। लड़की के गांव के लोगों का कहना है कि लड़की की मां के भी गांव में किसी के साथ प्रेम संबंध थे। इसी को लेकर लड़की के परिवार को समाज से बहिष्कार कर दिया। इधर लड़की की मां ने भी पूरे गांव पर कोर्ट में केस दायर कर रखा है। लड़के का कहना है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है और उसे न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में इजाफा हो रहा है, वहीं प्रदेश में नेताओं की रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इन रैलियों में बड़े पैमाने पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी दलों की रैलियों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बाध्यता जैसे शर्तों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। गिने चुने लोग ही मास्क पहनते नजर आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले कांग्रेस की महिला मैराथन के दृश्य उन्नाव में अखिलेश यादव की रैली या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरदोई में रोड शो, लोग कोविड सुरक्षा नियमों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई विद्यार्थियों को बेहतर कॉलेज और कैरियर के विकल्प की पूरी जानकारी देगा। जहां नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड द्वारा काउंसलिंग पोर्टल बनाया गया है। जब बोर्ड ने ये 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को कैरियर और कॉलेजों की जानकारी देने के लिए किया गया है। जहां इससे छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार सैकड़ों कोर्स की जानकारी मिलेगी। बोर्ड द्वारा बनाए गए कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग पोर्टल के जरिए पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें विद्यार्थियों को 550 से ज्यादा कैरियर विकल्प की जानकारी मिलेगी। वहीं अलग अलग कोर्सेज के लिए 25,000 कॉलेज की जानकारी मिलेगी। कुल मिलाकर पोर्टल पर 2 लाख से अधिक कोर्स की जानकारी डाली गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने धर्म संसद पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह का मानना है कि जो लोग मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं, दरअसल वे इस देश में गृह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर हैरानी हो रही है। शायद धार्मिक नेता को यह भी नहीं पता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं या वे किसका आह्वान कर रहे हैं। ये एक तरह से गृह युद्ध जैसा है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि 20 करोड़ की आबादी को आप इस तरीके से खत्म करने की बात नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों को द्वैम दर्जे का नागरिक बताए जाने पर नाराज बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि ये मुसलमानों में डर फैलाने की कोशिश है, लेकिन मुसलमानों को इसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अगर वे ये मानने लगे कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है तो फिर वे इसके खिलाफ लड़ेंगे और फिर संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यानी कि नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें अपने घरों, जमीनों और परिवार की रक्षा करने के लिए लड़ना होगा। धर्म संसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने यानी कि नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैं एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि इन लोगों को यानी कि इन नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वाले लोगों के साथ क्या होगा। सच्चाई यह है कि कुछ नहीं हुआ, जहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आज 2 दिवसीय दौरे पर गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने सिद्धवलिया में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण कार्य का जायजा लिया। जहां मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम भी मौजूद रहे। जहां उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों के साथ तेजी से एथेनॉल फैक्ट्री का काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की चर्चा करते हुए उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में 16,000 नौजवानों को लोन दिया है। एक नौजवान 10 से 15 लोगों को रोजगार देगा। प्रत्येक जिले में 400 से 500 युवाओं को उद्यमी योजना का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति योजना में अब तक 16 अरब राशि दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 15 दिन के अंदर ही 2 शादी रचाकर सबको हैरत में डाल दिया है। जहां अभी दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी कि पति सौतन ले आया। आपको बता दूं कि शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही पति ने दूसरी शादी कर ली। मामला बिहार के पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के मरवा निवासी मोहम्मद मजरुल आलम ने 15 दिन के अंदर ही 2 शादी कर लिया, जिसके बाद पहली पत्नी ने तत्काल पुलिस का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपित पति को दबोच लिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि मरवा निवासी मोहम्मद हजरुल ने 10 दिसंबर को पड़ोस गाँव की इसरती बेगम से शादी की, जहाँ इसरती के माता पिता ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कराई और इसरती भी मन में कई ख्वाब लिए मायके से विदा हो गई। अभी वे ससुराल में कुछ समझ पाती तब तक दहेज को लेकर बखेरा शुरू हो गया। इस बीच सिर्फ 15 दिन बाद ही मोहम्मद हजरुल ने पड़ोस गांव में ही एक अन्य लड़की से दूसरी शादी रचा ली। इसकी खबर मिलते ही इसरती और उसके माँ बाप हैरान रह गए। इस स्थिति में इसरती ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद पति ने दोनों को साथ रखने का दिलासा दिया, लेकिन इसरती को यह मंजूर नहीं हुआ और थाना पहुंच गए। अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस पति को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्ताधारी एनडीए के 2 घटक दल बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान के सरकार गिराने की धमकी पर भाजपा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पलटवार करते हुए कहा है कि केवल 4 विधायकों से ही सरकार नहीं चलती है, सबके समर्थन से एनडीए की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर हम के प्रमुख यानी कि जीतन राम मांझी के पुत्र भी मंत्री हैं, उनका भी ऐसो आराम समाप्त हो जाएगा। बबलू मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि दानिश रिजवान समझदार हैं, जहां कोई अगर टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ बोलता है तो फिर क्या कहना। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को आरोप लगाया है कि मुस्लिमों के बाद अब हिंदुत्व ब्रिगेड का नया निशाना ईसाई है। पी चिदंबरम ने यह भी दावा किया है कि मुख्य धारा की मीडिया ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी यानी कि एमओसी से संबंधित गृह मंत्रालय की कार्रवाई की खबर को अपने पृष्ठ से हटा दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि यह दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी यानी कि एमओसी के नवीनीकरण की अस्वीकृति भारत के गरीब और वंचित वर्गों के लिए जनसेवा कर रहे गैर सरकारी संगठनों पर सीधा हमला है। मुसलमानों के बाद अब ईसाई हिंदुत्व ब्रिगेड का नया निशाना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप सस्ते दर पर यानी कि सस्ते रेट में बल्ब लेना चाहते हैं, वो भी एलईडी बल्ब, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको 10 रुपये में 7 वाट और 12 वाट का एलईडी बल्ब मिल जाएगा।
सरकारी कंपनी CSL ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख LED बल्ब बांटने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण परिवारों को लागू की जा रही है। इस योजना का मकसद पुराने पीले बल्ब को हटाकर नए LED बल्ब लगाए जाए, जिससे कि बिजली बचे और कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। LED से बिजली बिल की बचत होती है और बिजली बचने से कोयला या फिर गैस की खपत कम होगी। पीले बल्ब जहां 200 वाट के होते हैं, 100 वाट के होते हैं, वही LED बल्ब 4 वाट का भी ले तो फिर अच्छी रोशनी मिल जाती है। सरकार ने इस तरह के बल्ब की बिक्री बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान शुरू किया गया है। सभी राज्य अपने अपने हिसाब से इसकी योजना चलाते हैं। बिजली का बिल दिखाकर कम रेट पर LED बल्ब लिए जा सकते हैं। CSL कंपनी ने इस साल मार्च में गाँव में सस्ती कीमत यानी कि मात्र 10 रुपए में LED बल्ब वितरित करने की योजना शुरू की थी। इस महीने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 के अवसर पर CSL कंपनी ने एक दिन में ही 10 लाख LED बल्ब वितरित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर दिया है। अगर खुले बाजार में ये बल्ब खरीदेंगे तो फिर आपको 100 रुपए के आसपास कीमत चुकानी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 10 जनवरी से गंभीर रोगों से ग्रसित 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में 60 से अधिक उम्र के करीब 17 लाख बुजुर्गों को इस श्रेणी के तहत बूस्टर डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को अपनी तैयारियों की जानकारी दी है। इसके तहत राज्यों में 60 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कुल आबादी के करीब 30% को बूस्टर डोज दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि IJIMS, NMCH समेत भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया के मेडिकल कॉलेज में भी 2500 बेड का अस्पताल होगा। वहीं PMCH को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यानी कि 5400 से अधिक बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जाएगा। 4 साल में 3 फेज में इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में एकमात्र मेडिकल कॉलेज बिहार में ही होगा जो सबसे बेहतर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 24 नवंबर 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। जहां उस समय अस्पतालों की क्या हालात थी सबको पता है, कितनी डॉक्टरों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा था सबको पता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने काम करना शुरू किया और अब कितना बड़ा परिवर्तन आया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेरोजगारों के लिए नया साल बेहतर होने की उम्मीद है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने नए साल में तमाम विभागों में नियुक्ति करने का फैसला किया है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अगले साल सपने को साकार करने वाला होगा। आने वाले नए साल 2022 में न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग जैसे विभागों में तो बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने जा रही है, बल्कि बिहार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग में भी 291 पदों पर बहाली की होने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार एक ऐसा नाम है जिसकी सभ्यता, संस्कृति और कलात्मकता का स्वर्णिम इतिहास रहा है। खासकर कलात्मकता के क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला वैश्विक पटल पर बिहार की पहचान चिन्ह बन चुका है और अब मधुबनी चित्रकला से गुजरात की दीवारें भी सज रही है। गुजरात के कोसंबा रेलवे स्टेशन को मधुबनी चित्रकला से सजाया गया है। DCM ने बताया है कि मधुबनी चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला का कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण से बहुत ज्यादा लगाव है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ हमारा उद्देश्य से यहाँ पर आए लोगों को गुजरात की संस्कृति से परिचित कराना है। इसके लिए भी मधुबनी चित्रकला का सहारा लिया गया है। जहाँ अब कोसंबा आने वाले यहाँ की दीवारों पर मधुबनी चित्रकला में दोनों राज्यों की संस्कृति देख सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी राशि से खरीदी गई एम्बुलेंस से बालू, सीमेंट और शराब की ही ढुलाई नहीं होती है, बल्कि एम्बुलेंस को सड़क मरम्मत के काम में भी लाया जा रहा है। एम्बुलेंस से आज तक कभी सड़क हादसे में घायल को तो ले जाया नहीं गया है, जहां अलबत्ता उस पर सड़क मरम्मत की सामग्री और मजदूर जरूर ढोए जा रहे हैं। ये काम पथ निर्माण विभाग की एम्बुलेंस से हो रहा है। मजे की बात यह है कि एम्बुलेंस की जवाबदेही से विभाग अपना पल्ला भी झाड़ रहा है। दरअसल बिहार के सुपौल जिले में पथ निर्माण विभाग यानी कि PWED की 3 एम्बुलेंस हैं। ये एम्बुलेंस विभाग से संबंधित सड़क पर हुए किसी हादसे में घायल को तत्काल किसी नज़दीक अस्पताल में पहुंचाने के लिए मुहैया कराई गई है। यह अलग बात है कि आज तक इन तीनों एम्बुलेंस से एक भी घायल को नज़दीकी अस्पताल नहीं पहुँचाया गया है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस के लिए किस नंबर पर फ़ोन करना है ये भी तो ना तो सार्वजनिक है और ना ही अस्पताल प्रबंधनों को पता है।
दोस्तों बात करते हैं कि 21वीं सदी में बिहार पुलिस खुद को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, काम कर रही है। इसी क्रम में बिहार की पुलिस ने विशाल प्रगति की है। जब बिहार पुलिस ने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिस पर अपराधियों की जन्म कुंडली उपलब्ध रहेगी। यह सिर्फ एक क्लिक पर संबंधित क्रिमिनल का रिकॉर्ड सामने होगा। इस ऐप को चक्र का नाम दिया गया है, यानी कि ऐप का नाम चक्र है। अपराधियों का ट्रैक रिकॉर्ड रियल टाइम में उपलब्ध होने से पुलिस को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। इससे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ जमानत पर जेल से बाहर आने वाले क्रिमिनल्स पर भी नजर रखने में सहयोग मिलेगा। चक्र ऐप पर डेवलप करने पर 1,50,00,000 रुपए की लागत आई है। इसके अलावा लगभग 40 लाख रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय में इसका सर्वर लगाया गया है। चक्र ऐप की मदद से बिहार पुलिस को अब अपराधियों का इतिहास भूगोल जानने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल पर महज एक क्लिक करते ही अब कहीं से भी किसी भी अपराधी से जुड़ी पूरी जानकारी पुलिस हासिल कर सकती है। चक्र ऐप पर बिहार के लगभग सारे दुर्दांत अपराधियों से लेकर छोटे अपराधियों का कच्चा चिट्ठा अपलोड किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 3 नए नगर निकायों का गठन करने का फैसला किया गया है। इसको लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। खबर के अनुसार नीतीश कैबिनेट की बैठक में 3 नए नगर निकायों के गठन के साथ साथ 7 नगर निकायों का उत्क्रमण और 2 नगर निकायों के क्षेत्र में विस्तार एवं 7 नगर निकायों के क्षेत्र के नाम में संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन म्यूटेशन का नया कानून बनाया गया है। यह कानून जमीन के फर्जीवाड़ा को रोकेगा तथा लड़ाई झगड़े की संभावनाओं को भी कम करेगा। खबर के अनुसार बिहार में जमीन म्यूटेशन को लेकर बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया है, पर अब इस प्रस्ताव पर राज्यपाल की अनुमति मिल गई है और इसे गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। आपको बता दें कि नए नियम अनुसार बिहार में अगर किसी जमीन की खरीद बिक्री होती है तो फिर अब प्लॉट के नक्शे के साथ ही म्यूटेशन होगा, यानी कि जिस प्लॉट की बिक्री की जाती है उसका नक्शा भी बनाकर जमा करना होगा, तभी जमीन का म्यूटेशन होगा। मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट के नक्शे के साथ दिए गए आवेदन की जांच राजस्व अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा। जांच के दौरान अगर जमीन का नक्शा और आवेदन सही होगा तभी म्यूटेशन की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के विभागों में 291 पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है। खबर के अनुसार नए साल के मौके पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कुल 291 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से नेचर सफारी राजगीर के अस्थायी और सुचारू संचालन के लिए कुल 38 पदों पर बहाली होगी। वहीं इको पर्यटन के विकास के निमित्त इको पर्यटन संभाग में विभिन्न के कुल 224 पदों पर भर्ती होगी। इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। साल 2022 में इन पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पटना के कई इलाकों की सूरत बदलने वाली है। इससे इन इलाकों में ज़मीन का रेट भी बढ़ जाएगा और इसकी कीमत में उछाल देखने को मिलेगा। खबर के अनुसार पटना के मंदिरी, आनंदपुरी और सरपेंटाइन नाले का विकास स्मार्ट सिटी योजना के तहत किया जाएगा। सैदपुर नाला और बाबा चौक से अटल पट्टक के नाले को ढालते हुए चौड़ी और चकाचक सड़क भी बनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में पटना शहर की विकास योजनाओं को लेकर बैठक हुई है। इस बैठक में इस पर सहमति बन गई है। बहुत जल्द पटना के इन इलाकों को विकसित किया जाएगा और इन इलाकों की सूरत को बदला जाएगा। इन इलाकों की तस्वीर को बदलने के लिए केंद्र सरकार का भी सहयोग लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो अब आपको वृद्धा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। जी हाँ, बिहार के सभी जिले के लोग मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करके प्रति माह हर महीने 500 रुपये का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत जिन लोगों की उम्र 60 से 79 साल के बीच है उसको 400 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है। वहीं जिस बुजुर्ग की उम्र 80 साल से ऊपर है, 80 साल से अधिक है,
है तो फिर उसको 500 रुपये हर माह पेंशन के तौर पर दिया जाता है। आपको बता दें कि इस योजना के लिए बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होनी चाहिए जिनकी उम्र 60 साल या फिर उससे अधिक हो, जहाँ वे सभी मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अन्य किसी प्रकार की पेंशन या फिर सरकारी योजना का लाभ लेने वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ दस्तावेज लगेंगे, जहाँ आवेदक का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर देनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस साल के अंतिम दिनों में एक और जहां सत्ताधारी एनडीए के घटक दलों में गांठ बनती दिख रही है, वहीं नए साल में बिहार की सियासत में बदलाव के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। ऐसे में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नए साल में आक्रामक और नए तेवर की राजनीति देखने को मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव ने अपने नेतृत्व में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती प्रस्तुत कर दी है। तेजस्वी यादव के नए साल में नई ऊर्जा के साथ आने की घोषणा कर चुके हैं। जब विवाह के बाद पहली बार आरजेडी कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे नई ऊर्जा के साथ बिहार के लोगों की आवाज बनेंगे। इसी दिन उन्होंने बेरोजगारी यात्रा पर निकलने की भी घोषणा की थी। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इस साल विभिन्न मुद्दों पर जिस तरीके से आरजेडी सरकार को घेरती रही है उसी तरीके से आने वाले साल में भी आरजेडी अपने तरकस से और भी तीर निकालेंगी। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी कहते हैं कि आरजेडी बिहार में विपक्ष की भूमिका में है और वे अपना कर्तव्य विधानसभा के अंदर और बाहर बखूबी निभा रही है। जहां उन्होंने कहा है कि भाजपा और जेडीयू बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा चुनाव के दौरान किया था। आखिर अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला, सरकार अब तक नहीं बता पा रही है। उन्होंने कहा है कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही सरकार से विशिष्ट राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इस बीच माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से समाज सुधार अभियान के तहत बिहार का दौरा कर रहे हैं उसी के जवाब में अगले साल तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान वे बेरोजगारी के मुद्दे को सरकार को घेरेंगे, मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे। इसके अलावा आरजेडी विशिष्ट राज्य का दर्जा, जातिगत जनगणना, शराबबंदी के काम जैसे मुद्दों पर सरकार को सवाल पूछेगी। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को शराब पीने से रोकने के लिए समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी को 1 करोड़ मिलते हैं तो सभी को 50 रुपये में शराब उपलब्ध कराई जाएगी। चौंकने की जरूरत नहीं है, मामला बिहार बीजेपी का नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यहाँ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजू का अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो फिर आंध्र प्रदेश में 50 रुपये में गुणवत्तापूर्ण शराब की क्वार्टर बोतल उपलब्ध कराई जाएगी। जहां उन्होंने कहा है कि इस समय प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शराब की क्वार्टर बोतल 200 रुपये में मिल रही है। जब वह मंगलवार को पार्टी के जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान वीर्राजू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए का आरोप लगाया है कि राज्य में नकली ब्रांड की शराब उच्च दामों पर बेची जा रही है जबकि अच्छे ब्रांड वाली शराब राज्य में उपलब्ध ही नहीं है। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश में हर व्यक्ति शराब पर 12,000 रुपये प्रति माह खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में 1 करोड़ लोग शराब पी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये 1 करोड़ लोग भाजपा को वोट दें। भाजपा की सरकार आने पर उन्हें 75 रुपये में गुणवत्तापूर्ण शराब की बोतल उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक आईएएस अधिकारी का पिछले 10 महीने से कोई अता पता नहीं है। सरकार को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने सर्विस रोड का उल्लंघन बताते हुए इस मामले में आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया है। मामला आईएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता से जुड़ा हुआ है। जहाँ डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जहाँ बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी की चर्चा खूब रही है। आईएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को 1 नवंबर 2020 के प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जहाँ निलंबन की अवधि में डॉक्टर गुप्ता का मुख्यालय आयुक्त पटना प्रमंडल में रखा गया है। इस मामले में डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिस्पांस सामने नहीं मिला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रसाद के बयान के बाद अब बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बिहार विशेष राज्य ही है। उन्होंने कहा है कि आप बार बार ये क्यों सुनना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि बिहार विशेष राज्य है, हम लोग विशेष रूप से बिहार में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार हमेशा से विशेष पैकेज देती रही है। जब मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि जो लोग विशेष राज्य की चर्चा करते हैं उनको पता होना चाहिए कि विशेष राज्य के लिए कुछ नियम
नियमावली बनाए गए हैं जिसके अनुसार मैदानी भाग के राज्य विशेष राज्य के दर्जे के लिए फिट नहीं बैठते हैं और ये नियम यूपीए सरकार के द्वारा बहुत पहले ही बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग विशेष राज्य के दर्जे के लिए बात कर रहे हैं वे लोग भी उस सरकार का हिस्सा रहे हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने विशेष राज्य की मांग पर कहा है कि बिहार विशेष राज्य है। बार बार विशेष राज्य की मांग को लेकर बिहार की जनता को भटकाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के काम किए हैं और आज बिहार विशेष राज्य बन चुका है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।